अब देखिए, आप जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक चीज नोटिस करिएगा, आप लोग मैप उठाएंगे तो भारत की जनजातियों के बारे में जानकारी कुछ होगी। मैं बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। देखिएगा, सबसे ज्यादा जनजातियां किस एरिया में? एमपी। एमपी भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या पाई जाती है। बाकी आप भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपको जनजातियां देखने को मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट पूरा ट्राइबल स्टेट है ना। इसमें अंगामी नागा, कोन्यक, सेमी नागा, गारो, खासी, है ना, ये जो त्रिपुरी, ये जो आपकी जनजातियां हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। चकमा, हजांग जो अरुणाचल में मिलती हैं, ये सारी जनजातियां हैं। आप इधर आएंगे उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में, सिक्किम में, इधर आपको लेप्चा, घोटिया, भूटिया, घोटिया और भूटिया दोनों अलग अलग है। थारू जनजाति, अभी देखिए दीपावली का त्योहार आने वाला है। थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें दीपावली के त्योहार को शोक के रूप में मनाया जाता है। ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कहीं अलग से कि थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इन जनजातियों की अपनी संस्कृति बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसको सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे सर, ये तो गजब का है। इतनी प्रकार की इनमें विवाह की पद्धति, और विवाह की पद्धति को तो प्रकार है ही, प्लस में रीति रिवाज हमारे आप से थोड़ा सा अलग विपरीत है, जो उनकी संस्कृति को विशिष्ट बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो थारू जनजाति है, जब इसमें लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं तो पहली बार जब ये रसोई में जाती हैं तो खाना बनाती हैं। ये तो हर जगह होता है, लेकिन ये खाना बनाकर थाली सजाकर अपने पति को पैर से लगाती, पैर से परोसती। अब आप कहेंगे अरे सर, ये तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ, देखिए, ये अपना थॉट है कि वो पति औकात में रहे या क्या रहे, ये रस्म है। हमारे यहाँ पे लड़की की विदाई होती है तो भाई या पिता मुंह में पानी लेकर कार के उस तरफ फूकता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, टोटम, यानी एक तरीके से एक टोटका कह सकते हैं, होता है कि ऐसा ना। हाँ, बहुत सारी चीजें। एक ट्राइब्स है जो इंडिया की ट्राइब्स नहीं है, भारत की नहीं है, इथियोपिया की ट्राइब्स है। उसमें क्या होता है कि लड़की का पिता लड़की के चेहरे, माथे पर थूकता है, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। हमारा स्टेट जो है, स्टेट इन द सेंस हमारी जो कंट्री है, इसमें आपको पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल दो प्रकार की सोसाइटी मिलेगी, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। हमारे यहाँ गारो, खासी जो जनजातियां हैं, हमारे यहाँ जो मालाबार के तट पर पाए जाने वाली नायर जनजाति है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में आपके जो जयंतिया या मेघालय में, असम मेघालय में गारो की पहाड़ी पे गारो और जयंतिया की पहाड़ी पे जो खासी जनजाति है, ये सभी मातृसत्तात्मक है। आपको मालूम है, इन सब में पुरुष विवाह करके अपनी पत्नी के यहाँ घर जमाई बन के रहते हैं। खासी जनजाति में तो एक और भी अलग ही प्रकार की स्थिति है, खासी और गारो में। यहाँ लड़का शादी करके अपने ससुराल जाएगा, और जानते हैं संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? लड़कियों में भी जो सबसे छोटी पुत्री होगी उसे ही संपत्ति मिलती, सबसे छोटी को, उसे नुकना डोमा कहा जाता है। यह आपकी थॉट है, गलत है या सही है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक। आप क्या इसको, यही ना, इस पे आप क्या ये सोचते हैं, ये मेरा कोई थॉट नहीं है, या सहमत ना सहमत होना वो अलग बात है। हो सकता है कि उनके हिसाब से आपका कल्चर बहुत गंदा हो, जिसमें केवल पिता से संपत्ति का हस्तांतरण पुत्रों को होता है, बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता, है ना। तो वो ये कह सकते हैं हमारे यहाँ बेटियों को पूजा जाता है, आपके यहाँ बेटों को। तो अपने अलग अलग सोच है, इस पे हम जाने से अच्छा है कि हम अपने काम पे ही ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। नायरो में, नायरो की अगर बात करें तो इसमें
विजिटिंग हस्बैंड होते हैं, विजिटिंग हस्बैंड, इसे कहा जाता है पति परिदर्शक होता है। अच्छा, ये नायर जो है ये बहुपति विवाही है। बहुपति विवाही मतलब समझते हैं, केरल में ही एक ब्राह्मण जाति है नंबूदरी। नंबूदरी ब्राह्मणों में क्या है कि यहाँ पे जो परिवार परिवार यहाँ की पारिवारिक जो इकाई है, संयुक्त परिवार, इसे कहा जाता है इल्लम, है ना। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, वैसे यहाँ के संयुक्त परिवार को इल्लम कहा जाता है। इल्लम में संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। तो नंबूदरी के परिवार में जो घर का सबसे बड़ा लड़का होगा उसे ही केवल शादी की अनुमति होती है, छोटे बच्चों को नहीं होती। अब सवाल बना कि छोटे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी जैविक आवश्यकताएं कैसे पूरी करेंगे? तो वो नायर महिलाओं के साथ क्या करते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं। इनमें शादी नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा ना विजिटिंग हस्बैंड, ठीक, विजिटिंग हस्बैंड। ये नायर महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करेंगे, और नायर महिलाओं की जो पारिवारिक संस्था होती है उसे तारवाड़ कहा जाता है, जो संयुक्त परिवार की प्रणाली, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, अब बात आती है कि सर शादी तो होती नहीं है, लेकिन प्रथा है, इन महिलाओं के साथ ये संबंध स्थापित करते। अगर बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होगा तो नायर की जो महिलाएं होती हैं उनके मामा, मतलब वो बच्चा अपने मामा की संपत्ति में अधिकारी होगा। ये ऐसे प्रथाएं हमारे आपके यहाँ, तो आप सुन रहे हैं अरे सर आप अपने हिसाब से ये सोच रहे हैं, लेकिन ये उनके हिसाब से है। आपको मालूम है हमारे यहाँ क्रॉस कजिन मैरिज नहीं है, साउथ इंडिया में क्रॉस कजिन है। बुआ की लड़की से शादी, मामा के लड़के से शादी, यानी चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह हो जाता है। इसे प्रेफरेंशियल मैरिज के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, साउथ इंडिया में मामा अपनी बड़ी बहन की सबसे बड़ी पुत्री से विवाह कर सकता है, मामा भांजी विवाह। क्यों? हमारे यहाँ देवर विवाह हो सकता है ना, हमारे यहाँ शादी विवाह हो सकता है, उनके यहाँ ये विवाह नहीं हो सकता। अब इसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपका ये सोशल इशू का मुद्दा है तो ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये समझिएगा कि हमारे यहाँ जनजातियों में कैसी है। उड़ीसा की एक जनजाति है उरांव, इसका अध्ययन किए हुए हैं शरत चंद्र राय ने। एक हमारे भी समाज में एक प्रचलन है, जब नातेदारी आप कभी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें एक परिहास है जिसे कहा जाता है जोकिंग रिलेशन। जोकिंग रिलेशन, हंसी मजाक का संबंध। हमारे यहाँ हंसी मजाक का संबंध किनके बीच में होता है? देवर भाभी, ननद भौजाई, जीजा साली, इवन मामा भांजा, होता है ना। कभी कभी ये जोकिंग रिलेशन वैवाहिक संबंधों में बंध जाते हैं, कभी कभी ये रिलेशन हंसी मजाक का इतना गहरा हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाते हैं, है ना। उरांव जनजाति में दादी और पोता के बीच परिहास संबंध होता है, हंसी मजाक का, और कभी कभी ये संबंध वैवाहिक संबंध में बदल जाते हैं। हाँ, नागालैंड में, मैं नागालैंड की बात बता रहा हूँ, नागालैंड में एक कोन्याक जनजाति पाई जाती है। नागालैंड और म्यांमार, मतलब भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे, जैसे ये पट्टी है सफेद ना, बॉर्डर पे एक घर बना है, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस गांव में कोन्याक जनजाति रहती है। अब आपसे पूछ लिया कोन्याक जनजाति कहाँ पाई जाती है, या मैच द कॉलम में कोन्याक जनजाति पूछ लिया, अगर आप यही फैक्ट लिखे हैं तो आपको फायदा होगा। अब नहीं लिखे हैं, मूडी ऐसे झटक रहे हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपका विचार है। वहां गांव का जो प्रधान है उसका घर कैसे बना है, उसके घर का जो बेडरूम है, सॉरी किचन है, वो म्यांमार में है, और बेडरूम है वो इंडिया में। यानी हमारा म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है तो निर्धारित है, फेंसिंग नहीं है, कटीले तार वगैरह, आप समझिएगा। तो मान लीजिए कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो म्यांमार वाले ने कहा प्रधान को, सोओगे कहाँ, सॉरी खाना कहाँ बनाओगे, ध्यान देना अगर मेरे साथ नहीं आए। इंडिया कहेगा अच्छा खाना तो बना लोगे, सोओगे कहाँ, है ना।
भाई बेडरूम में तुम्हारे पास जगह है, मैं तुम्हें सिलेंडर वगैरह दे दूंगा, तुम बेडरूम में बना के खा सकते हो। प्रयागराज के लड़कों की तरह सोचो कि एक ही रूम में बनाना, खाना, सोना, पढ़ना, उठना सब है ना। तो किचन चला जाए, किचन तो छोटा होता है, बेडरूम तो बड़ा होता है। तो वहां पे कोन्याक जनजाति पाई जाती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हालांकि ये सवाल नहीं बनेगा, बट ये पूछ लेगा कि म्यांमार की सीमा किस राज्यों से लगती है, तो नागालैंड की, है ना। ऊपर जाइएगा, जद्दी, गद्दी, बकरावल, ये जनजातियां आपको देखने को मिलेगी, है ना। आप इधर आइएगा, बैगा, गोंड, संथाल, आपके हो जनजाति, मुंडा जनजाति, ये आपको देखने को मिलेंगी, है ना। आप यहाँ आइएगा आपके साउथ इंडिया में, तो चेंचू जनजाति मिलेंगी, लियान, तियान, नायर, है ना। आपको एक जनजाति नीलगिरी पर्वत पे मिलेगी तमिलनाडु में, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति का बड़ा आध्यात्मिक लगा है, महिषासुर टोडा जनजाति से था, महिषासुर टोडा जनजाति से था, उसकी बहन महिषी थी, टोडा जनजाति से थी। आपने सबरीबला जो मंदिर का नाम सुना है, जानते ही होंगे, उसका एक विवाद भी हुआ था, वहां पे महिलाओं को दर्शन की मनाही है। अब सबरीबला में कौन से भगवान है? अयप्पा, अय यानी विष्णु भगवान, अप्पा यानी महादेव। अब कहेंगे सर उसका कनेक्शन क्या है? जब महिषासुर का मर्दन हुआ तो उसकी जो बहन थी महिषी, उसने खूब बढ़िया अपना तपस्या वगैरह किया और भगवान से आशीर्वाद मांगा कि मुझे केवल वही मार सकता है जो विष्णु और शंकर का पुत्र हो, है ना, यानी शंकर नारायण का पुत्र हो, वही मार सकता है। पॉसिबल है शंकर नारायण का पुत्र होना? तो नारायण जी का एक अवतार है मोहिनी अवतार, है ना। तो नारायण के जो मोहिनी अवतार है उससे और शंकर जी के अवतार से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसे हरिहर कहा गया। आप लोगों ने बाद में सुना होगा हरिहर बुक्का, तो हरिहर नाम तो वहीं से निकला। हर यानी नारायण, हर यानी महादेव। साउथ, और जब उन्होंने महिषी का मर्दन किया तो उनसे पूछा गया आप कहाँ निवास करेंगे, उन्होंने कहा सबसे ऊंची पहाड़ी। वो पहाड़ी सबरीमला की पहाड़ी मानी जाती है, कही जाती है। वहां पे भगवान साउथ इंडिया में उनका नामकरण किया गया अयप्पा, है ना। तो टोडा जनजाति से काफी ज्यादा समझ, टोडा जनजाति में भैंस को पालने की बड़ी एक उत्सुकता होती है, इसलिए उसे भैंस की संस्कृति कही जाती है। बहुपति विवाहित ये जनजाति, यानी एक पत्नी और कई पति। जब एक महिला गर्भ धारण कर लेती है ना, तो गर्भ धारण के 5वें महीने में इस जनजाति में ना पिता का कह सकते हैं पता लगाया जाता है, पिता कौन। अब तो साइंटिफिकली प्रूफ तो हो नहीं सकता, तो गर्भ के 5वें महीने में तीर धनुष संस्कार करते हैं जिसे कहा जाता है परशुतापिनी। तो उस समय जो भी पति तीर और धनुष उठा के उस गर्भवती पत्नी को दे देगा वही उसका पिता माना जाएगा, होने वाले बच्चे का, है ना। देखिए विजुअलाइजेशन आपका बहुत अच्छा है, आप भी जाके उठा के दे सकते हैं। पता चले पकड़े गए तो कूटे जाएंगे, और ऐसे कूटे जाएंगे टोडा के नीलगिरी पर्वत से कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो नियमों के अनुसार होगा ना, केहू के घुसाई गई कैसे पता? जो जो पति होंगे वही ना आएंगे। अब वहां पे एक आम सहमति होगी कौन बनना चाहता है ना, क्योंकि वहां पे तो ये नियम नहीं है दूल्हे लड़का पैदा करना है, नियम है क्या? देन तो आप जहां तक सोच रहे हैं ना, आपकी सोच जहां खत्म नहीं होती उससे कहीं ज्यादा उनका प्रोग्राम है। वो अलग बात है, उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा मुद्दा, ठीक। तो ऐसी चीजें हैं। आप ऊपर आइएगा महाराष्ट्र में तो कोंकण एरिया में एक महादेव कोली जनजाति है। राजस्थान में आइए तो मीना जनजाति मिलेंगी, भील जनजाति मिलेंगी। भील भी दो होते हैं, पहाड़ी भील, मैदानी भील। भीलों में एक विवाह होता है परीक्षण विवाह, मैरिज बाई ट्रायल, जिसे गोल गधेड़ो विवाह कहा जाता है, होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बाद विवाह नहीं होता, उसके बाद भी विवाह होता है, लेकिन वो एक शक्ति परीक्षण का विवाह है। जनजातियों में इस प्रकार के विवाह क्यों किए जाते हैं मैं आपको बता दूं। जनजातियों का जीवन थोड़ा सा कठिन होता है, क्यों? क्योंकि जंगलों में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवरों के बीच, रेंगने वाले जहरीले कीड़ों के बीच, जहरीले वृक्षों के बीच रहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ लड़की की शादी करने से पहले ये पता लगाया जाता है लड़का मजबूत है
कमा रहा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि भरण पोषण तो लड़के को करना है। वैसे ही जनजातियों में पिता ये देखता है कि वो जिस लड़के से शादी हो रही है वो मजबूत है मानसिक और शारीरिक रूप से। तो भीलों में एक विवाह होता है गोल गधेड़ो, होली के अवसर पे होता है। उसमें होता क्या है, एक घेरा बना दिया जाता है, उसमें दो खंबे होते हैं, एक पे गुड़ टांग दिया जाता है, एक पे नारियल। दोनों खंभों को खूब बढ़िया ऑयलिंग कर दी जाती है, तेल लगा दिया जाता है। इस पूरे एरिया को जितनी कुंवारी लड़कियां रहेंगी घेर कर खड़ी रहेंगी, और इस घेरे के बाहर जितने कुंवारे लड़के रहेंगे वो खड़े रहेंगे। कुंवारी लड़कियों को कहा जाता है जो भी लड़का इस घेरे में जाना चाह रहा है आप पटक के मारिए, जितना चाहे मारिए, नोच लीजिए, चोट लीजिए, लेकिन कोई लड़का अगर हाथ उठा दिया तो वो प्रतियोगिता से बाहर। अब जो भी लड़का इस, मान लीजिए किसी कारण और मार खा के या कैसे भी करके अगर वो अंदर आ भी गया तो उसे पहले चढ़कर नारियल तोड़ना होगा, फिर दूसरे खंबे चढ़ के गुड़ खाना होगा, फिर वो अपने मन पसंद की लड़की से विवाह करेगा। ये शक्ति परीक्षण है कि नहीं है? इसमें आपकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूती आवश्यक है कि नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि अब आपके मन में होगा सर जो कुंवारे बच जाएंगे, नॉर्मली जैसे शादियां होती वैसे होंगी, लेकिन भाई एक आयोजन तो होता है। हाँ, बात मनपसंद की नहीं है, बात ये एक आयोजन ऐसा होता है। मनपसंद तो इसलिए रखा गया, अगर कोई लालच नहीं देंगे तो कौन भागीदारी लेगा, लालच तो होनी चाहिए ना। तो ये चीजें सोचिएगा, हमारे यहाँ ऐसे भी प्रकार के, अब इसीलिए मैंने कहा ना इनकी अपनी संस्कृति जो सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है, इनको अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है कि नहीं? तो अधिकार के इस अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। इसीलिए शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के तहत इन्हें प्रोटेक्ट किया गया। आपको अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आप पूरे भारत में संचरण करिए, कोई भी व्यवसाय अपनाइए, सारी बातें। लेकिन आप संचरण करने घूमने का मतलब ऐसा नहीं कि आप जनजातियों के क्षेत्र में भी घूम सकते हैं, और आपकी घूमने की प्रवृत्ति चलिए स्वतंत्र तो है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आप अनजाने जगह जाके आप चक्कर लगाते रहे। जैसे आपके कॉलोनी में या आपके गांव में कोई अनजान व्यक्ति 2-4 दिन लगातार घूमे, आपको शक होगा तो उसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा के कहा जाएगा क्यों घूम रहे थे, पकड़ा गया, पता चला हम रेकी करने आते, या जो भी कबूल करे वो। ऐसे तो अनावश्यक कोई घूमेगा नहीं, तो वो भी अनावश्यक भी घूमने पर प्रतिबंध है। अब समझ में आया कि हमारे यहाँ पे जो जनजाति विशेषता है वो कैसी है। क्लियर हो रहा है? इसीलिए भारत डाइवर्सिफाई है। बिहार में माझी है ना? यूपी में देख लीजिएगा तो गोंड है ना? यूपी में देख लीजिएगा जो बिहार में माझी, यूपी में उसे मुसहर कहा जाता है, वनवासी, है ना? उन्हें भी कहा जाता है। आप देखिएगा यहाँ पे उड़ीसा में उरांव है, खोंड है, खरिया है। हो जनजाति में भी वहां की एक प्रथा होती है, बता दें, सुनना चाहते हैं? हो जनजाति विवाह की एक प्रथा है, हठ विवाह, मैरिज बाय इंट्रूजन। सुन लीजिएगा, जब कभी विवाह चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप अपना क्वेश्चन पुटअप करिएगा, पहले सुनिएगा। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो किसी अपने जनजाति के किसी व्यक्ति को पसंद कर ले, है ना? गाना बनाए मैंने एक लड़की पसंद कर ली, उसमें मैंने एक लड़का पसंद कर लिया, और वो बोतल में भर के पछावी लेकर जाती है। ठीक, पछावी चावल की बनी शराब होती है जिसे पछावी कहा जाता है। अब वो भर के लेके गई, अब जिससे वो विवाह करना चाहती है जबरदस्ती उसके घर में घुस गई, हठ कर ली हम विवाह करेंगे, जिद कर ली। हाँ करे, लड़का या घर वाले करे या ना करे, तो अगर घर वाले पसंद कर दे तब तो शादी हो गई, लेकिन अगर लड़का या घर वाले नहीं पसंद करते हैं तो उसको बहुत यातनाएं दी जाएंगी। यातना सहने के लिए पैक्ट लगाना जरूरी है, समझिएगा। एक घुट पिए हम बिया करब, तब से एक चमाटा उधर सकता से, फिर एक घुट पिए हम बिया करब। उनको इतनी यातनाएं होती है कि मारा जाता है, पीटा जाता है, मिर्च का धुआं तक दिया जाता है। अगर वो लड़की हार मान गई, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, सबसे ज्यादा अगर दर्द और सहनशीलता सहने की क्षमता होती है वो महिलाओं में, है ना? अगर वो हार मान गई तो विवाह नहीं,
3 दिन के पश्चात घर वाले कहते हैं ठीक है शादी कर लो। साउथ इंडिया में एक जनजाति है कमार जनजाति, वही कमार जनजाति एक आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। उस कमार जनजाति में इसे पैठू विवाह कहा जाता है, इसे मान्यता नहीं दी गई, बड़ा गंदा विवाह माना जाता है। कहा जाता है मान लीजिएगा कोई लड़का ऑलरेडी विवाहित हो तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कई कई जगह इसको अलग, आप देखिए आप ही सुने तो आपको अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, पकड़ुआ विवाह देखिए बिहार में, ड्यूटी करिए आप, पकड़ के आपकी शादी करा दे। हालांकि अमान्य है लेकिन सामाजिक रूप से मान्य है, सामाजिक रूप से। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, पाबंदी कि जनजातियों में नहीं, ट्राइबल में नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना भारतीय संविधान की जिम्मेदारी। लेकिन अन्य में अब जबरदस्ती, अब हमारे यहाँ पे अब इन्हीं में एक मैरिज बाय कैप्चर है, अपहरण विवाह बिरहोरों में पाया जाता है, संथालों में पाया जाता है। क्या होता है कि सार्वजनिक मेला वगैरह लगता ही है, कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर रहा है, तो पसंद कर रहा है तो क्या करेगा, एक कटोरी में सरसों का तेल और सिंदूर लपेट के रख के जेब में लेके टहलेगा। तो पहले पता करेगा कि लड़की का पिता तगड़ा है कि नहीं है, जिंदा है या मुर्दा है, कितने भाई हैं, हट्टे कट्टे हैं कि नहीं, पकड़ा जाऊंगा तो कितनी हड्डियां टूटेंगी, कितना वो पूरा रेकी करता है। और अंत में जाकर वो सार्वजनिक स्थल यानी मेला वगैरह में या किसी सार्वजनिक स्थल में अगर वो लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भरने में कामयाब हो गया, विवाह हो जाएगा। और अगर पकड़ लिया गया तब दे दनादन, है ना, हालत खराब कर दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे विवाह की प्रथाएं हैं जो जनजातियों में देखने को मिलती है। आसान चीज नहीं है, हमारे आपकी नजर से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हम सबका अपना अपना एक कल्चर है और बेहतर है। और मैं आपको बता दूं वो प्रकृति के इतने नजदीक है कि वो अपनी संस्कृति को बचाकर रखे। हम आप अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको कहा विवाह में हमने जूता चुराई की रस्म को डाल दिया, वरमाला की रस्म को डाल दिया, जबकि ये चीजें है ही नहीं। हमारे यहाँ विवाह 7 दिनी होता था, 7 दिनों का होता था, है ना, 7 दिनों का होता था। लड़का शिखा रखता था, बाकी पूरा सिर मुंडवा देता था, टकला एकदम हो जाता था और फिर विवाह करने जाता था। हमारे यहाँ पद्धति है ना झलरी रोपाई, यहाँ का बाल निकालते हैं, दरअसल वो विकल्प ढूंढा गया, जबकि ऐसा नहीं, पूरा सिर मुंडाया जाता है। 16 संस्कार है ना, 13वां संस्कार आपका है विवाह 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, 16वां अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार अंत्येष्टि, है ना। पता होगा आप लोगों को, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वेदारंभ, केशांत, है ना, समावर्तन, ऐसे ऐसे करके यज्ञोपवीत, ऐसे ऐसे करके टोटल 16 संस्कार। क्लियर हो रहा है? तो भारत की जो डाइवर्सिटी है, भारतीय समाज की जो विशेषता, इस रूप में आप देख सकते हैं। जनजाति विशेषता समझ में आ गई? चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, संयुक्त परिवार प्रणाली। हाँ, अधिसूचित का अर्थ होता है कि भारत का राष्ट्रपति ये तय करता है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में होगी। हाँ, ये स्टेट तय नहीं करता, स्टेट रिपोर्ट करता है कि सर हमारे यहाँ इनकी स्थिति ट्राइबल की स्थिति है, इनकी संस्कृति इतनी पुरानी है, इनके नियम कानून ऐसे हैं, कृपया इनको आप ट्राइबल कम्युनिटी घोषित करें। क्योंकि देखिए स्टेट अगर घोषित करेगी तो सेंट्रल जो शेड्यूल 5, 6 सेंट्रल से है ना, एक ही संविधान है ना, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को ही ध्यान में रखना होगा संज्ञान। इनके इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए ट्राइबल एक ट्राइफेड नामक संस्था बनाई गई। ये अपने वनोत्पादों को बनाकर ट्राइफेड को देते हैं, ट्राइफेड मार्केट में बेचती हैं। नॉर्थ ईस्ट में बांस की खेती होती है सबसे ज्यादा, वो लोग बाम्बू शूट, बांस का अचार, बांस का पालना, बांस की बनी हुई चीजें, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, शहद से उत्पाद बनाते हैं, जंगली चीजों से दवाइयां बनाते हैं, है ना। आप अभी देखिए लगेगा मेला ना कुंभ का, तो आप जाके देखिएगा तो बहुत सारी नक्काशी अच्छी अच्छी बनी रहती है, इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, हम आप नहीं बना सकते ना।
क्लियर हुआ? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली। है ना, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। देखिएगा यहाँ भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है। किसी ने कहा था क्या मैनेजमेंट में जाके, सर राजनीतिक बातें थोड़ा ज्यादा हो रही। हाँ, मैम ने हमें कहा कि आप बता दीजिए सर। हमने कहा हम पहले ही दिन कह दिए थे कि राजनीतिक रूप से आपको न्यूट्रल रहना है, पार्टी और होना न होना, अपने नेता की पहचान होना है न होना, ये क्लास के बाहर कर। मैम ने कहा आज जाके आज साफ शब्दों में बोलिएगा, अगर कोई पॉलिटिकली चर्चा करना चाहता है तो क्लास के बाहर जाके करे, क्लास के अंदर नहीं, क्योंकि टाइम एक बाउंडेशन होता है। मैंने ये कल भी कहा, ठीक। तो आज मैम ने कहा कि सर थोड़ा सा आप देखिएगा। मैंने कहा मेरा स्वभाव थोड़ा डांटने वाला नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूँ, टीचर नहीं। क्या ठीक है, एक बार आप कह दीजिएगा, नहीं तो जरूरत पड़े चलिए हम कह देते हैं। हमने कहा नहीं मैम रहने दीजिए, हम बात कर लेंगे। ठीक, चलिए लिखिएगा। यह भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है, यह भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है। अनूठी, अंगूठी मत लिख दीजिएगा, अनूठी विशेषता है। संयुक्त परिवार का तात्पर्य, संयुक्त परिवार का तात्पर्य जब एक ही छत के नीचे, संयुक्त परिवार का तात्पर्य जब एक ही छत के नीचे दो या दो से अधिक व्यक्ति, सॉरी, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग, एक ही छत के नीचे दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं, एक साथ निवास करते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन ग्रहण करते हैं, उनकी उनका उनकी पूजा पद्धति साझा होती है, एक ही प्रकार की संपत्ति का उपभोग करते हैं, और जिसमें एक मुखिया होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द फैमिली, और जिसमें एक मुखिया होता है, उपभोग करते हैं और जिसमें एक मुखिया होता है, से है, मुखिया होता है के बाद कॉमा से है। मैंने लिखा ना संयुक्त परिवार का तात्पर्य किससे है, इन प्रकारों से। पैराग्राफ चेंज करके इरावती करवे, इरावती करवे, करवे नाम नहीं जानते हैं, इरावती करवे के अनुसार संयुक्त परिवार एक रोमांचकारी समूह है, संयुक्त परिवार एक रोमांचकारी समूह है। संयुक्त परिवार एक रोमांचकारी समूह है। दूसरा नाम, पैराग्राफ चेंज करके ईश्वर प्रसाद देसाई, आईपी देसाई, संयुक्त परिवार सेवा की एक संस्था है। बस हो गया। फिर ईश्वर प्रसाद देसाई, आईपी देसाई, संयुक्त परिवार सेवा की एक संस्था है। रोमांचकारी समूह तो कल मैंने आपको बता दिया था, याद है कि भूल गए? रोमांटिक क्यों है, क्यों रोमांच है? इतने बड़े परिवार हैं,
हाँ जी। आईपी देसाई में संयुक्त परिवार सेवा की एक संस्था है। हो गया। तो रोमांचकारी तो मैंने बता दिया था। इतने लोग हैं, कुछ न कुछ होता रहता है। किसी की शादी विवाह, किसी की शिकायत, किसी की टांग खिंचाई, किसी के बीच झगड़ा। एक एकल फैमिली में क्या होगा, हस्बैंड वाइफ बच्चे में क्या होगा, कोई रोमांचकारी बात है नहीं। या तो दिन भर लड़े, और लड़ेंगे भी कैसे, पति ऑफिस है पत्नी घर पे। वो रोमांचक की स्थिति नहीं होती जितनी ज्वाइंट फैमिली में होती है। फिर इन्होंने ये कहा कि संयुक्त परिवार एक सेवा की संस्था है। सेवा क्यों है? आजकल के देख रहे हैं बच्चे पैदा होते हैं, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, तो मेड लगा दी, है ना। हमारे यहाँ पे मेड कौन होते थे? कोई नहीं, परिवार के ही सदस्य के लोगों के बीच में हम पले हैं। सेवा है कि नहीं है? आज आप दुखी होते हैं, आप तनाव में होते हैं, है ना, तो किससे कहने जाएंगे? जब ज्वाइंट फैमिली होता है तो लोग एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। आज व्यक्ति वृद्ध हो जा रहा है तो उसके काम, उसकी सेवा करने वाले लोग हैं नहीं, नौकर लगा दिया जा रहा है। वृद्धों को सेवा का, यानी वृद्धों की सेवा वगैरह सब उस संयुक्त परिवार में होती थी कि नहीं होती थी? आपको मैं बता दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के गांवों की 40% आबादी शहरों में बस गई, और आने वाले 2025 तक 60% आबादी गांव से निकलकर शहरों में जाएगी। गांव में जाके देखिए, कोई नहीं बचा है। हर एक गांव में दो चार घर ऐसे मिलेंगे केवल वृद्ध हैं, केवल वृद्ध हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। बहू और बेटे बाहर रह रहे हैं। हाँ या ना, नाती पोते बाहर पढ़ रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। अब उनको सेवा चाहिए तो कोई कर रहा है? पहले कमाऊ पूत होते थे, बाहर निकल गए, कमा के ले आते थे, और कमा कर किसको देते थे? हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया को। वहीं सबके बेटों बेटियों की विवाह करता था, वहीं सब नातेदारी रिश्तेदारी में जो निमंत्रण आता था, जो तीज त्योहार पर, सब वहीं देख रेख करता था। भेदभाव न के बराबर था। जो नहीं भी कमाता था उसके भी बेटे बेटियों की शादी वही मुखिया करता था। कोई बोलने वाला तक नहीं था कि कमा के मैं तुम्हें दे रहा हूं तो तुम क्यों ऐसा करे हो। कारण क्या था ना, वो नहीं बोल पाता था, क्योंकि उस समय वो अगर कहता भी कि मुझे अलग कर दो, मुझे मेरी संपत्ति अलगा दो, हमारे भारतीय समाज में संपत्ति का विघटन था ही नहीं। नंबूदरी ब्राह्मणों को बताया ना, इसे पूरे भारत में संपत्ति का बंटवारा था ही नहीं। कहेंगे सर तो फिर ये अचानक से कैसे उत्पन्न हो गई? ये तो अंग्रेजों की नीति है। 1929 में जो शारदा एक्ट आया था, 1929 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, कानून, हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम, जिसमें संयुक्त परिवार से अगर कोई उसका सदस्य अलग होता है तो उसके हिस्से की संपत्ति उसे दी जाएगी। फूट ही तो था ना, ये लोग तो यही चाहते थे ना, फूट डालो राज करो। अब समझ में आ रहा है ना? इससे पहले नहीं था हमारे यहाँ। कोई अलग हो भी जाता था तो एक ठो कमरा तक न देते थे। हाँ, 1929, 1929 हिंदू, हालांकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से कई अधिनियम बने हैं। 56 में भी बना है, 37 में भी बना है। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 का वो था जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपने संयुक्त परिवार से अलग होता है तो उसे उसके हिस्से की संपत्ति दी जाए।